नमस्कार, स्वागत है आपका फेफड़ना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे वाक्य टॉपिक। वाक्य टॉपिक पर जाने से पहले देखते हैं वही दो शब्द। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में आपके सामने दो शब्द कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, आपका जाना माना, आपका देखा हुआ समझा हुआ शब्द है। शब्द कौन सा है? देखिए, टी और डबल एल और इसके बाद TAX। क्या बोलेंगे इसे? टॉलटैक्स। इसीलिए मैंने कहा था कि भाई आपका देखा हुआ शब्द है। अब ये जो टॉलटैक्स शब्द होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रॉब्लम यहाँ आती है। अब हमें ये समझ में नहीं आता और हमारा प्रश्न है वो गलत हो जाता है। टोल टैक्स किसके लिए हम देते हैं? हम किसी भी रास्ते पर जा रहे हैं तो उस रास्ते पर चलने के लिए हमें टैक्स देना पड़ता है। उस सड़क का प्रयोग करने के लिए हमें टैक्स देना पड़ता है। तो जो रास्ता होता है उसको हिंदी में पथ कहते हैं। पथ, पथ के राही या राहगीर को कहते हैं पथ पर चलने वाला, तो इसलिए पथ कहते हैं। और टैक्स को क्या कहते हैं? कर। तो इसलिए इसका हिंदी अर्थ हो जाता है पथ कर। टोल टैक्स का हिंदी अर्थ पथ कर। चलिए बढ़ते हैं दूसरे शब्द की तरफ। तो दूसरा शब्द आपके सामने है टाइम, BARRED। इसको अपन किस रूप में बोलेंगे? इसका उच्चारण क्या होगा? टाइम बेयर्ड। टाइम बेयर्ड इस शब्द का उच्चारण होगा। क्या मतलब होता है इसका? यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ होता है कालातीत। अब कालातीत किसे कहते हैं? कालातीत कहते हैं जहां पर एक जो निश्चित अवधि होती है, अपन किसी भी कार्य के लिए एक निश्चित अवधि निर्धारित करते हैं और वो निश्चित अवधि समाप्त हो जाती है तो उसे अपन कहते हैं कि कालातीत हो गया, यह काम तो काल से अतीत हो गया, यानी समय निकल चुका इस काम का। जैसे मान लीजिए कि एक चेक है, चेक बुक है अपने पास या चेक बना हुआ है। अब चेक बना हुआ है तो उसके लिए टाइम लिमिट्स होती है। अब वो लिमिट खत्म हो चुकी है तो अपन यूं कहेंगे कि चेक बेयर्ड हो गया। तो इस प्रकार से ये थे दो शब्द पारिभाषिक शब्दावली के। अब अपन बात करते हैं राजस्थानी शब्द की। तो राजस्थानी में एक शब्द आता है कातरो। क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? ये एक फसली कीड़ा होता है। फसल में एक कीड़ा लगता है, एक बीमारी लगती है, उसको कातरो बोला जाता है और इस शब्द का प्रयोग किसान लोग बहुत ज्यादा करते हैं। अंतिम शब्द की यदि बात करें तो एक शब्द आता है नातरो। नातरो, इसको न्यातनो भी बोला जाता है। अब न्यातनो कहते तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए, पानी या दूध छानने का वस्त्र ही क्या कहलाता है? नातरो कहलाता है या नातनो कहलाता है। सामान्यतः आजकल छालनी आ गई है, छलनी आ गई है, जिसके माध्यम से अपन पानी छानने की छलनी अलग आती है, दूध की अलग आती है, चाय की भी अलग आती है। तो इस प्रकार से अपन अलग अलग प्रयोग में लाने लगे हैं। तो लेकिन प्राचीन काल में जब इस प्रकार के उपकरण नहीं थे, छलनियां नहीं थी, तो उस समय कपड़ों के माध्यम से, जो कॉटन के कपड़े होते थे उनके माध्यम से पानी छाना जाता था या दूध छाना जाता था। तो वो उस समय किसका प्रयोग करते थे? पानी या दूध छानने के लिए इस नातरों का प्रयोग करते थे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये थे आज की क्लास के प्रमुख महत्वपूर्ण 4 शब्द, जिनमें अपनों ने देखा पहले टोल टैक्स, पथ कर, दूसरा टाइम बेयर्ड यानी कालातीत, कातरो यानी फसली कीड़ा, नातरो पानी या दूध छानने का वस्त्र। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे अपन बढ़ते हैं अपनी मेन क्लास की तरफ। अपनी मेन क्लास में अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? अपना चल रहा था वाक्य। और वाक्य भी किसके आधार पर? रचना या बनावट के आधार पर वाक्यों के भेद अपन इस क्लास में पढ़ रहे थे। तो वाक्य और वाक्य में अपन क्या पढ़ रहे थे? रचना के आधार पर भेद पढ़ रहे थे। और रचना के आधार पर भेद कितने होते हैं? कुल 3 होते हैं, जिनमें से पहला भेद जो सरल वाक्य होता है वो अपन इस क्लास में देख चुके थे। और उसके बाद अपन दूसरा भेद देख रहे थे। और दूसरा भेद कौन सा देख रहे थे? मिश्र वाक्य। सामान्यतः अपन जब बोलते हैं
तो यूं बोलते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ये से के नाम के कारण हो जाता है, परंतु अपन इस क्लास में पहले सरल वाक्य उसके बाद मिश्र वाक्य पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं ये कारण भी स्पष्ट किया जाएगा। चलिए सबसे पहले तो अपन मिश्र वाक्य को समझ लेते हैं। कल की क्लास में मैंने मिश्र वाक्य की शर्तें आपको बता दी थी कि भाई मिश्र वाक्य जो है वो ऐसा वाक्य है, इस प्रकार का वाक्य है जैसे नमक में पानी। अब नमक में पानी या पानी में नमक इस तरीके से घुल जाता है कि उसको अलग करना असंभव हो जाता है। उसी प्रकार से मिश्र वाक्य में जो दो वाक्य होते हैं वो इस प्रकार से मिले हुए होते हैं कि जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। पहली शर्त, पहली बात ये। परंतु हम तो खुद वैज्ञानिक हैं, हम किसी भी चीज को अलग कर सकते हैं। वाक्य तो हमारे सामने चीज ही क्या है ना, कर सकते हैं। परंतु यदि आप इन दोनों वाक्यों में एक वाक्य को अलग करोगे तो वाक्य अपना पहली बात तो पूर्ण अर्थ खो देगा। पूर्ण अर्थ है वो वाक्य खो देगा, यानी इसमें पूर्ण अर्थ प्राप्ति नहीं होगी, पूर्ण अर्थ समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, एक चीज और भी हो सकती है, यदि आप इस वाक्य को तोड़ना चाहते हो, अलग अलग करना चाहते हो इन दोनों वाक्यों को, तो एक वाक्य के प्रयोग से वाक्य अधूरा भी हो जाता है, तो ये कमी आ जाती है। तो इसलिए आवश्यक ये है कि ये दोनों वाक्य सदैव साथ में रहेंगे, और जो सदैव साथ में रहेंगे, एक के बिना जो अधूरा है, एक के बिना जो पूरक है, वे वाक्य क्या कहलाएंगे, मिश्र वाक्य कहलाएंगे। अब ये दो अलग अलग वाक्य होते हैं या किस प्रकार होते हैं, इनकी कंडीशंस क्या होती है, इनकी स्थितियां कौन सी होती है। देखिए, वाक्य एक ही होता है, एक ही वाक्य होता है, जिसे अपन नाम क्या देंगे, मिश्र वाक्य। परंतु उसमें होता क्या है, उसमें एक प्रधान वाक्य होगा, एक प्रधान, और उसके साथ साथ अपन एक जो अन्य आश्रित उप वाक्य होगा। सामान्यतः इस प्रधान वाक्य को भी उपवाक्य कहा जाता है। उपवाक्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि वाक्य तो ये पूरा मिलकर बनेगा, जब दोनों साथ में होंगे तभी वो वाक्य होगा, और उसे अपन किस नाम से बुलाएंगे, मिश्र वाक्य से के नाम से बुलाएंगे। उसमें क्या होगा, एक तो प्रधान उपवाक्य होगा, और इसके साथ साथ एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं आश्रित उपवाक्य होंगे, यानी ये इस प्रधान वाक्य पर इस प्रकार से आश्रित होगा कि इसे अलग नहीं किया जा सकता। अलग कर देंगे तो या तो अर्थ की समाप्ति हो जाएगी या वाक्य अधूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो वाक्य कहलाएंगे मिश्र वाक्य। इसमें अपनों ने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया दो शर्तें होती है। यदि आप कहीं भी वाक्य में छोटा की देखें तो वहां पर सदैव कौन सा वाक्य माना जाता है, मिश्र वाक्य माना जाता है। तो की वाले वाक्य पहली शर्त तो ये, या पहली पहचान ये। दूसरी पहचान इसमें क्या होगी कि दो योजक शब्द यदि हों, दो योजक शब्द यदि हों, योजक शब्द, तो वहां पर भी वे वाक्य भी कौन से माने जाएंगे, मिश्र वाक्य माने जाएंगे। तो एक वाक्य है या फिर अपन यूं कहें एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य, उन दोनों को दो योजक शब्दों के माध्यम से जोड़ा गया है, तो वहां पर वह वाक्य मिश्र वाक्य कहलाएगा। तो यहाँ पर मैंने सारी की सारी चीजें क्लियर कर दी है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं उदाहरण, इसमें कौन कौन से क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। चलिए, वाक्य आपके सामने है, ये दोनों शर्तें मैं एक बार रख रही हूं। इस पहचान से आप लगभग मिश्र वाक्य को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। वाक्य आपके सामने है कि जब मैं घर पहुंचा तब बच्चे सो चुके थे।
ये लीजिए, वाक्य एक ही है। कैसा वाक्य है, सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो इसकी पहचान कीजिए। अब देखिए, जब मैं घर पहुंचा तब बच्चे सो रहे थे, यानी जब, तब, जब और जो तब है वो क्या है, योजक शब्द है। और योजक शब्द भी कितने आए हैं, 2 आए हैं। यानी मैं घर पहुंचा, बच्चे सो चुके थे, ये मैं घर पहुंचा एक उपवाक्य हो गया, उपवाक्य हो गया, और बच्चे सो चुके थे ये एक उपवाक्य हो गया। अब इन दोनों उपवाक्यों को जब वह तब 2 योजक शब्दों के द्वारा जोड़ा गया है तो अपन कह सकते हैं कि मिश्र वाक्य है। अपनों ने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखी कि भी 2 योजक शब्द आ रहे हैं, जो अपनों ने पहचान देखी थी, 2 योजक शब्द आ रहे हैं, कर दो किसमें, मिश्र वाक्य में। ठीक है, अब अपन अपनी शर्तों के अकॉर्डिंग देखते हैं। शर्तों में आप पहले इस वाक्य को छुपा लीजिए। आप सीधा यूं बोलिए कि तब बच्चे सो चुके थे। सामने वाले पूछेगा कब, कब की बात हो रही है, किस समय की बात हो रही है, पूछेगा ना। यानी सिर्फ आपने इतना कहा कि तब बच्चे सो चुके थे तो वाक्य अधूरा हो जाएगा, वाक्य अधूरा हो जाएगा, वाक्य पूर्ण अर्थ देने में समर्थ ही नहीं है। सामने वाले की जिज्ञासा फिर भी बनी हुई है, वो आपसे प्रश्न पूछ रहा है वाक्य से संबंधित कि कब सो चुके थे। तो जिज्ञासा जब अपन शांत कर देते तभी पूरा वाक्य माना जाता है। अब आप इसको छोड़िए, ठीक है, अब आप इसको ले लीजिए और इसको छुपा लीजिए। जब मैं घर पहुंचा, आपने ये कह दिया। अब आपने कहा कि जब मैं घर पहुंचा, तो सामने वाला कहेगा आगे फिर क्या हुआ। तो अब ये जो वाक्य है वो भी कैसा है, अधूरा है। अब अधूरा है और साथ साथ पूर्ण अर्थ भी नहीं दे रहा, पूर्ण अर्थ भी नहीं दे रहा। तो इसलिए इस वाक्य को स्पष्ट करने के लिए इसको बोलना ही बोलना पड़ेगा। जब मैं घर पहुंचा तब बच्चे सो चुके थे, और इसको बोलने के लिए, इसको स्पष्ट करने के लिए इसको बोलना पड़ेगा, इसको स्पष्ट करने के लिए इसको बोलना पड़ेगा। यानी दोनों एक दूसरे से इस तरीके से घुले मिले हैं, इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि इनको अलग करना असंभव है। अगर अलग कर देते हैं तो या तो अधूरे हो जाते हैं या पूर्ण अर्थ देने में असमर्थ हो जाते हैं। तो इसलिए इस वाक्य को किस में शामिल किया जाएगा, मिश्र वाक्य में। तो अपनों ने इसको पूर्ण रूप से समझ भी लिया है और साथ साथ में पहचान के अकॉर्डिंग सीधा पता भी चल रहा है कि कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अन्य उदाहरणों की। ठीक है, एक उदाहरण है आपके सामने, महात्मा गांधी ने कहा कि सदैव सत्य बोलो। अब ये वाक्य है। सबसे पहले तो वाक्य को ध्यान से पढ़िए। महात्मा गांधी ने कहा कि सदैव सत्य बोलो, छोटा की आ गया। छोटे की वाले वाक्य सदैव किस में जाते हैं, मिश्र वाक्य में आते हैं। सीधा का सीधा अपने को पता चल गया। दूसरी बात अब अपन देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रधानता या उपवाक्य या है या नहीं है। हाँ, एक काम ये भी कर सकते हैं, सरल वाक्य से ये किस तरीके से अलग है वो चीज भी देख लेते हैं। सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है। ठीक है, महात्मा गांधी यहां पर उद्देश्य हो गए, कहा कि कहना एक क्रिया होगी, है ना। तो एक उद्देश्य एक विधेय, सदैव सत्य बोलो, बोलना भी क्रिया होगी, यानी 2 विधेय आ गए। जैसे ही 2 विधेय आ गए वैसे ही सरल वाक्य तो नहीं है। सरल वाक्य की शर्त है कि एक ही तो उद्देश्य आएगा, एक ही विधेय आएगा। तो अब सरल वाक्य तो नहीं है, तो सरल नहीं है तो मिश्र है या संयुक्त है, इसके बारे में यदि अपन विचार करें तो देखिए यहां पर अपनों ने देखा कि महात्मा गांधी ने कहा कि। अब आप इस वाक्य को छुपा लीजिए और अकेले इस वाक्य को बोलिए कि महात्मा गांधी ने कहा कि। सामने वाला पूछेगा क्या कहा, तो अब वहां पर उसकी जिज्ञासा पूरी नहीं हो रही, ये वाक्य अधूरा है। अब जब अधूरा वाक्य है
तो जाहिर सी बात है कि अपने को इसको पूरा करने के लिए कुछ और शब्द भी बोलने पड़ेंगे। फिर अपन क्या बोलेंगे कि सदैव सत्य बोलो, तो वाक्य पूरा हो जाएगा और वाक्य संतुष्ट करने वाला हो जाएगा। जिज्ञासा शांत हुई, वहीं पर वाक्य पूर्ण। अब आपने यूं कहा कि सदैव सत्य बोलो। अब किसी भी व्यक्ति को आपने कहा कि सदैव सत्य बोलो, वो कहेगा कि क्यों, ज्यादा महात्मा गांधी बन रहा है क्या, ज्यादा हरिश्चंद्र बन रहा है क्या, कुछ भी प्रश्न कर सकता है। परंतु यदि आपने यूं कहा कि महात्मा गांधी ने कहा है कि सदैव सत्य बोलो, तो वो आपको यूं नहीं कहता कि हरिश्चंद्र बन रहे हो। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके विचार नहीं है, महात्मा गांधी के विचार है। दूसरी बात, यहां पर आप किसकी कही गई बात कहना चाहते हो? महात्मा गांधी की कही गई बात को कहना चाहते हो। यदि आपने मात्र इतना सा बोल दिया तो ये वाले वाक्य जो है, या आप जो महात्मा गांधी का विचार उन तक पहुंचाना चाहते हो, वो नहीं पहुंच पाएगा और इसलिए यह अपूर्ण हो जाएगा, यानी पूर्ण अर्थ देने में यह वाक्य सक्षम नहीं होगा। और इसलिए आवश्यक है कि पूर्ण अर्थ देने वाला पूरा वाक्य बने, तो पर पूरी की पूरी चीजें बोले। महात्मा गांधी ने कहा कि सदैव सत्य बोलो। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और उदाहरण भी देख लेते हैं, और उदाहरणों के माध्यम से भी अपन इसको स्पष्ट कर लेते हैं, तो और अधिक अच्छे से समझेंगे, तो अपनी ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, यहां पर अपने सामने दो चीजें आ गई, और दोनों चीजों के आधार पर जो मिश्र वाक्य है वो पूर्ण अर्थ या पूर्ण रूप में उभर कर अपने सामने आ रहा है। एक वाक्य आपके सामने है, कौन सा? यद्यपि मुकेश ने मेहनत की, तथापि वह सफल नहीं हो सका। तथापि वह सफल नहीं हो सका। सबसे पहली बात तो यद्यपि उसने मेहनत की, तथापि वह सफल नहीं हो सका, तो दो योजक शब्द है। दो योजक शब्द आ गया तो वाक्य कौन सा है? वाक्य मिश्र वाक्य है। ठीक है, ये चीज अपन यहाँ पर समझ चुके हैं। उसके बाद अपने को देखना है कि भाई वाक्य दोनों एक दूसरे से संबंधित है कि नहीं, अपन इनको मिश्र वाक्य में लेकर जाएं कि नहीं लेकर जाएं। आपने यूं कहा कि यद्यपि उसने मेहनत की, सामने वाला पूछेगा फिर क्या हुआ? यद्यपि उसने मेहनत की तो क्या हुआ? सफलता मिली कि नहीं मिली? यानी इसके लिए आपको पूर्ण अर्थ देना पड़ेगा, और पूर्ण अर्थ देने के लिए आपको ये चीज बोलनी पड़ेगी। उसी प्रकार से आपने यूं कह दिया कि तथापि वह सफल नहीं हुआ, तो भी क्यों सफल नहीं हुआ? क्या मेहनत नहीं की या कोई कारण था? यानी जिज्ञासा शांत नहीं होती। तो फिर यहाँ पर आप ये कहेंगे कि यद्यपि उसने मेहनत की तो भी वह सफल नहीं हुआ, तो सामने वाला कहेगा हाँ कभी कभार हो जाता है, और अक्सर अपन जो बहाना देते हैं वो लक का भी दे देते हैं, हाँ किस्मत नहीं है बेचारे की। तो इसलिए यह वाक्य तभी तक मिश्र वाक्य है, तभी तक पूर्ण अर्थ दे रहा है, या तभी तक पूरा वाक्य कहा जाएगा जब तक ये दोनों चीजें साथ साथ बोली जाएगी। एक वाक्य और देख लेते हैं। क्या? रितुल ने कहा कि वह खेलने जा रहा है। आपने कहा कि रितुल ने कहा कि, पहली बात तो की आ रहा है, सीधा का सीधा किस में चला जाएगा? मिश्र वाक्य में चला जाएगा। दूसरी बात, आपने इतना सा वाक्य बोल दिया कि रितुल ने कहा कि, सामने वाला पूछेगा क्या कहा? अगर इसको छुपा लो, वह खेलने जा रहा है, कौन? तो इसके लिए यानी पूरे वाक्य को सामने वाले तक पहुंचाने के लिए आपको पूरे के पूरे शब्दों को बोलना पड़ेगा।
एक उपवाक्य को, एक आश्रित उपवाक्य को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यदि आप जबरदस्ती कर भी देंगे तो पूर्ण अर्थ नहीं दिया देगा, अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए इस वाक्य को किस में शामिल करेंगे, इसको मिश्र वाक्य में शामिल करेंगे। मान लीजिए एक वाक्य आपके सामने ये भी है, जो मेहनत करेगा वह अवश्य सफल होगा। जो मेहनत करेगा वह अवश्य सफल होगा। तो पहली बात तो जो मेहनत करेगा वह अवश्य सफल होगा, यानी जो और वह दो योजक शब्दों का प्रयोग हो रहा है। दो योजक शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो जाहिर सी बात है मिश्र वाक्य माना जाएगा। अब आपने यूं कहा कि जो मेहनत करेगा, आगे आपको बोलना ही पड़ेगा कि वह अवश्य सफल होगा, तभी वाक्य का पूर्ण अर्थ जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन एक दो वाक्य जो अलग से हैं और कौन कौन सी चीजें आ सकती है उनको भी अपन देख लेते हैं। देखिए, एक वाक्य आपके सामने है, आपने देखा भी होगा, एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सबसे पहली बात तो जिसकी और उसकी दो योजक शब्दों का प्रयोग है। अब दो योजक शब्दों का प्रयोग है तो सीधा का सीधा किस में जाएगा, मिश्र वाक्य में। और दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। एक को अलग कर दिया तो वाक्य पूर्ण नहीं रहेगा, वाक्य अपना सार्थक अर्थ नहीं दे पाएगा। तो इसलिए यहां पर भी कौन सा वाक्य माना जाएगा, मिश्र वाक्य। एक वाक्य और, जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा मिलेगा। अब ये वाक्य है, वाक्य में कहा गया है कि जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा मिलेगा, यानी पैसा कितना मिलेगा, जितनी मेहनत करोगे। इस पर आश्रित हो गया, सीधी सी पहचान, जितनी और उतना दो योजक शब्दों का प्रयोग है। अब दो योजक शब्दों का प्रयोग है तो सीधा सा मिश्र वाक्य में जा रहा है। फिर भी जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा मिलेगा, यानी एक दूसरे पर आश्रित है। आश्रित होने के कारण भी ये वाक्य किस में जाएगा, मिश्र वाक्य में जाएगा। इसी के साथ ही अपन एक वाक्य और भी देख सकते हैं, जिसे भोजन करना है वह आगे या वह अंदर आ जाए, अब यहां पर क्या कहा गया कि जिसे भोजन करना है वह अंदर आ जाए। तो जिसे और वह दो योजक शब्दों से वाक्य जुड़ा हुआ है। अब दो योजक शब्द आते ही अपन किस में जाएंगे, मिश्र वाक्य में जाएंगे। और मिश्र वाक्य में देख लीजिए, वह अंदर आ जाए, कौन आ जाए, जिसे भोजन करना है। तो इसलिए ये जो वह अंदर आ जाए, वह जिसे भोजन करना है उस पर आश्रित है। इसके कारण यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए कौन सा वाक्य माना जाएगा, मिश्र वाक्य माना जाएगा। तो एक वाक्य अपन और देख लेते हैं यहां पर, यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी अवश्य सहायता करता। अब देखिए, यदि वह मेरे पास आता तो, अब यहां पर यदि तो दो योजक शब्दों का प्रयोग है, तो जाहिर सी बात है कि मिश्र वाक्य में जाएगा। यदि वह मेरे पास आता तो आप क्या करते, हम उसकी सहायता करते। तो इसलिए दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे से नमक और पानी के मेल में मिले हुए हैं। तो इसलिए यहां पर भी कौन सा वाक्य माना जाएगा, मिश्र वाक्य माना जाएगा। तो मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं।
जो प्रधान वाक्य पर आश्रित होते हैं और उनको अलग नहीं किया जा सकता, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है, मिश्र वाक्य। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बढ़ते हैं वाक्य के तीसरे भेद की तरफ। उम्मीद करती हूं कि यहाँ पर आपको वाक्य के ये जो दोनों के दोनों भेद हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे भेद की तरफ। तीसरा भेद कौन सा? अपन सरल और मिश्र पढ़ चुके हैं। अब अपने को कौन सा भेद पढ़ना है? अब अपने को संयुक्त भेद पढ़ना है। देखिए, एक बार प्रश्न आया था, एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। वह इतना होशियार है कि तुरंत प्रश्न का उत्तर दे देता है। वाक्य का सही भेद बताइए। अब ये प्रश्न क्यों बताया गया है? क्योंकि सीधे इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। आपको मैं बता देती हूँ, वाक्य बहुत बड़ा टॉपिक है, मिश्र वाक्य भी बहुत बड़ा टॉपिक है। मिश्र वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य आते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित, क्रिया विशेषण आश्रित, यानी अनेक भेद होते हैं, परंतु उनको अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके लेवल के अनुसार, यानी आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, रीट में की तैयारी कर रहे हो, तो रीट व एसआई में वाक्य का सामान्य अध्ययन अपने को करना है। तो अपन डीपली तभी पढ़ते हैं जब ग्रेड की एग्जाम देते हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के लिए हिंदी तैयार करते हैं, तब उसमें वो चीजें पढ़ी जाती है। आपके सामने विकल्प है ए सरल वाक्य, दूसरा ब मिश्र वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य और चौथा द। इनमें से कोई नहीं। ये यहां पर आपको चयन करना है। वह इतना होशियार है कि तुरंत प्रश्न का उत्तर दे देता है, तो वाक्य में सही भेद का चयन करना है। तो सबसे पहली बात तो वह इतना होशियार है कि तुरंत प्रश्न का उत्तर दे देता है। अब की योजक शब्द आया है, तो की योजक शब्द किस में आता है? मिश्र वाक्य में आता है। तो जाहिर सी बात है कि अपना ब विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। देखिए, एक प्रश्न और देख लेते हैं। प्रश्न ये है कि रमेश सीधा लड़का है, परंतु उसका भाई सुरेश बड़ा शैतान है। अब ये वाक्य है और इसमें भी अपने को क्या करना है? वाक्य का या वाक्य के लिखें, वाक्य के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। अब ये प्रश्न है, आपके सामने विकल्प है सरल वाक्य, दूसरा विकल्प है मिश्र वाक्य, तीसरा विकल्प है संयुक्त वाक्य और अंतिम चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। आप ध्यान से पढ़िए, कमेंट बॉक्स में जवाब लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके जवाब की चर्चा या इसके सही विकल्प की चर्चा अपन कल की क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।